नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही बहुत कुछ जहन में आता है। मोहनदास करमचंद गांधी। दुनिया उन्हें महात्मा कहती है। जी, और अक्सर हम उन्हें बस स्वतंत्रता संग्राम या अहिंसा से जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन उनकी शख्सियत वो कई ज्यादा पेचीदा थी, बहुआयामी। बिल्कुल, वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, एक समाज सुधारक और एक ऐसे विचारक जो लगातार प्रयोग करते रहे। सही। आज जो हम ये गहरी पड़ताल कर रहे हैं, इसका आधार गांधी जी पर केंद्रित एक विस्तृत विकिपीडिया लेख है। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस स्रोत के जरिए गांधी जी के जीवन की जो अहम कड़ियां हैं उनको समझें। जैसे उनके शुरुआती प्रभाव, दक्षिण अफ्रीका में जो वो बदलाव लाए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अनोखी रणनीति, उनके जो मूल सिद्धांत थे, और वो विरासत जिस पर आज भी बहस होती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं उनके आरंभिक जीवन से। मोहनदास का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर। हाँ, उनके पिता करमचंद गांधी वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। मतलब उस जमाने के हिसाब से काफी ऊंचा प्रशासनिक पद था। अच्छा। परिवार वैश्य वर्ण की तेली जाति से था, और ये जो नाम है गांधी, इसका मतलब गुजराती में पंसारी या इत्र बेचने वाला होता है। दिलचस्प। तो उनके व्यक्तित्व पर शुरू में किन चीजों का असर पड़ा? देखिए, दो मुख्य प्रभाव दिखते हैं। एक तो उनकी माँ पुतलीबाई, वो बहुत धार्मिक थी, और दूसरा उस इलाके की जो जैन परंपराएं थी, इनसे उन्हें जैसे शाकाहार मिला, आत्मशुद्धि के लिए उपवास रखने का विचार, और अलग अलग समुदायों के बीच सहिष्णुता, ये मूल्य आगे चलकर उनके जीवन दर्शन का कह सकते हैं एक अहम हिस्सा बने। और पढ़ाई लिखाई में कैसे थे वो? सुना है औसत छात्र थे। हाँ, लेख तो यही बताता है कि औसत छात्र थे। राजकोट से हाई स्कूल किया और भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से मैट्रिक। और काफी कम उम्र में, सोचिए 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था 14 साल की कस्तूरबा से। ये उस समय जो बाल विवाह की प्रथा थी उसका एक उदाहरण है। उनके 4 बेटे हुए बाद में। और फिर वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। हाँ, ये तो एक बड़ा मोड़ रहा होगा उनकी जिंदगी में। हाँ बिल्कुल। 1888 में लंदन जाना उनके लिए जैसे एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून पढ़ रहे थे, तो वहां वो शाकाहारी समाज के संपर्क में आए। अच्छा। इससे न सिर्फ उनके शाकाहारी के विचार और पक्के हुए, बल्कि वहां थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ सदस्य मिले जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों को, खासकर भगवद गीता को गहराई से पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित किया। गीता का प्रभाव तो उन पर आखिर तक रहा, जीवन भर रहा। बिल्कुल। और उन्हें ये जो उपाधियां मिली, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, इनके पीछे क्या कहानी है? हाँ, महात्मा यानी महान आत्मा, ये उन्हें सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने कहा था, ऐसा लेख में है। हालांकि कुछ लोग श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर या स्वामी श्रद्धानंद को भी देते हैं। अलग अलग मत है। हाँ, और बापू यानी पिता, ये तो साबरमती आश्रम में उनकी अनुयायी उन्हें प्यार से बुलाते थे। और राष्ट्रपिता? वो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ये उपाधियां दिखाती हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था। एक नेता, एक विचारक और पिता जैसा मार्गदर्शक भी। तो लंदन से लौटे भारत में वकालत कुछ खास चली नहीं, और फिर 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहीं से कहानी एकदम बदल गई, है ना? बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका उनके जीवन की प्रयोगशाला बना। वो गए तो थे एक भारतीय फर्म के कानूनी सलाहकार बनकर। हाँ। लेकिन वहां उन्हें जिस तरह के नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो ट्रेन वाली घटना तो सब जानते, प्रथम श्रेणी डिब्बे से फेंक दिए गए थे। हाँ, बहुत मशहूर है वो किस्सा। पर सिर्फ वो ही नहीं, उन्हें पगड़ी उतारने का हुक्म दिया गया, होटलों में घुसने नहीं दिया गया। ऐसे कई अपमान उन्हें झेलने पड़े। इन्हीं अनुभवों ने शायद उनके अंदर के वो जो कहते हैं एक्टिविस्ट को जगाया होगा। सही कहा। इन अपमानों ने उन्हें सिर्फ अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर पूरे भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। और यहीं उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह? हाँ, सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध का उनका वो अनोखा तरीका। ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय नैतिक बल का प्रयोग था। लेकिन इसी दौरान एक बात और आती है, 1906 का जुलू युद्ध।
हाँ उसमें उन्होंने ब्रिटिशों का समर्थन किया था। हाँ और भारतीयों को सेना में भर्ती के लिए भी कहा था। ये थोड़ा अहिंसा के सिद्धांत से मेल नहीं खाता लगता है। हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है और उनकी आलोचना का एक बिंदु भी रहा है। ये लेख बताता है कि उस समय शायद गांधी जी का मानना था कि अगर साम्राज्य के नागरिक के तौर पर अधिकार चाहिए तो जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। अच्छा। उन्होंने घायलों के लिए स्ट्रेचर बियरर कोर बनाया, उसका नेतृत्व किया। और हाँ, इसी संदर्भ में उनके शुरुआती लेखों में वहाँ के जो स्थानीय अफ्रीकी लोग थे उनके लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल भी मिलता है, ओहो। जिसकी आज बहुत कड़ी आलोचना होती है। हो सकता है उस समय ये शब्द उतने आपत्तिजनक तरीके से इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन आज के मानकों पर तो ये नस्लीय टिप्पणी ही मानी जाएगी। तो ये दिखाता है कि उनके विचार भी समय के साथ बदल। बिल्कुल, उनके विचार भी विकसित हुए। तो दक्षिण अफ्रीका के ये जो लगभग 2 दशक थे, इन अनुभवों ने उन्हें एक वकील से जननेता बना दिया, सत्याग्रह का सिद्धांतकार बना दिया। फिर 1915 में वो भारत वापस आए। हाँ, और भारत आकर वो पहले गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में रहे। गोखले जी ने उन्हें सलाह दी थी कि भाई पहले भारत को समझो, घूमो, लोगों से मिलो। और फिर उन्होंने वो जो चंपारण और खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किए, उसने तो उन्हें सीधे राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया। बिल्कुल, 1918 के ये आंदोलन बहुत सफल रहे। चंपारण में नील किसानों को जो दमनकारी व्यवस्था थी उससे मुक्ति दिलाई, खेड़ा में लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया, और यहीं से उनकी पहचान बापू और महात्मा के रूप में पूरे देश में फैली। और ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। उन्होंने गांवों की सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पृश्यता निवारण जैसे सामाजिक मुद्दे भी साथ साथ उठाए। उन्होंने दिखा दिया कि अहिंसक तरीके से भी बड़ी जीत मिल सकती है। इसके बाद तो फिर उन्होंने कांग्रेस में एक सक्रिय भूमिका निभाई और 1921 में वो असहयोग आंदोलन छेड़ा। लक्ष्य था स्वराज। हाँ, और उन्होंने कांग्रेस को सचमुच एक जन आंदोलन बना दिया। असहयोग का मतलब था सरकारी नौकरियां छोड़ो, उपाधियां लौटाओ, अदालतों, स्कूलों का बहिष्कार करो और विदेशी कपड़ों की जगह स्वदेशी अपनाओ, खासकर खादी। चरखा तो प्रतीक बन गया था। बिल्कुल, चरखा काटना स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी संदेश था और अनुशासन का भी। आंदोलन जबरदस्त चला, लेकिन फिर वो चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले की उस समय बहुत आलोचना हुई थी। हाँ, हुई थी, क्योंकि आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। उन्हें लगा कि अगर आंदोलन हिंसक हो रहा है तो उसका नैतिक आधार ही खत्म हो जाएगा। हाँ। और अंग्रेजों को दमन का बहाना मिल जाएगा। इसी के बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला, 6 साल की सजा हुई। हालांकि वो 2 साल में ही रिहा हो गए थे। ये फैसला उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी दृढ़ता दिखाता है, भले ही राजनीतिक रूप से विवादास्पद रहा हो। सही कहा। असहयोग आंदोलन के बाद अगला बड़ा पड़ाव था 1930 का नमक सत्याग्रह। हाँ, नमक। सोचिए, नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर ब्रिटिश सरकार टैक्स लगाती थी। उसके खिलाफ ये एक बहुत ही शानदार रणनीति थी। वो दांडी मार्च? हाँ, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक करीब 400 किलोमीटर की पदयात्रा। इसने पूरे देश को हिला दिया। ये सविनय अवज्ञा का मतलब शांति से अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने का प्रतीक बन गया। इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त असर हुआ। हजारों लोग गिरफ्तार हुए और इस बार महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। इसने ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी दबाव डाला और आखिर में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। गांधी इरविन पैक्ट? जी, गांधी इरविन पैक्ट। इसके तहत राजनीतिक कैदी छोड़े गए और गांधी जी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर। हालांकि वो सम्मेलन फेल हो गया, लेकिन नमक सत्याग्रह ने दुनिया को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ताकत दिखा दी थी। इसी दौर में दलितों के अधिकारों का मुद्दा भी बहुत जोरों पर था, खासकर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो मतभेद थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा संवेदनशील अध्याय है। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व पक्का हो सके। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। तो जब ब्रिटिश सरकार ने अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी, तो गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ। बिल्कुल। अंबेडकर पर बहुत दबाव पड़ा और उन्होंने गांधी जी की जान बचाने के लिए समझौता कर लिया। अलग निर्वाचन मंडल की मांग वापस ले ली गई, लेकिन बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। और गांधी जी ने हरिजन शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। हाँ,
गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन यानी ईश्वर की संतान शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया और अस्पृश्यता के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर और कई दलित चिंतकों ने इस हरिजन शब्द को संरक्षणवादी माना और कहा कि ये समस्या की गंभीरता को कम करता है। तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के उत्थान के तरीकों को लेकर जो गहरे वैचारिक मतभेद थे उनको दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया और गांधी जी का रुख, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। गांधी जी इस बात से बेहद नाराज थे कि भारत से पूछा तक नहीं गया और उसे युद्ध में शामिल कर लिया गया। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों पर भारत छोड़ने का दबाव बनाया और नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो, ये उनके आंदोलनों में सबसे तीव्र आह्वान था शायद। हाँ, सबसे आक्रामक। नतीजा क्या हुआ इसका? अंग्रेजों ने भी बड़ी क्रूरता से दमन किया। गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कहाँ रखा गया था उन्हें? उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया। और दुखी बात यह है कि वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। 1944 में फिर खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा किया गया। युद्ध खत्म हुआ, आजादी मिली, लेकिन विभाजन के साथ गांधी जी तो विभाजन के सख्त खिलाफ थे, जहां तक मुझे पता है। हाँ, वो आखिर तक विभाजन का विरोध करते रहे। वो इसे अपने धार्मिक एकता के सिद्धांत के एकदम खिलाफ मानते थे। लेख में उनके हरिजन पत्र का जिक्र भी है, जहां वो पाकिस्तान की मांग को गैर इस्लामिक कहते हैं। लेकिन फिर स्वीकार क्यों किया? देखिए, उस समय जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी वो भयावह थी। गृह युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा था। तो कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें सरदार पटेल और नेहरू जैसे लोग थे, उन्हें लगा कि विभाजन एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही होगा, शायद और बड़े खून खराबे को रोकने के लिए। गांधी जी ने भी बहुत भारी मन से इसे स्वीकार किया। ये उनके जीवन के शायद सबसे दुखद फैसलों में से एक था और इसकी आलोचना भी होती है। विभाजन के बाद भी वो रुके नहीं, शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बंगा प्रभावित नोआखली, जो तब बंगाल में था, और फिर दिल्ली में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। जनवरी 1948 में दिल्ली में उन्होंने अपना आखिरी आमरण अनशन किया। किस लिए था वो अनशन? उनकी मांग थी कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा बंद हो और भारत सरकार पाकिस्तान को समझौते के तहत जो 55 करोड़ रुपए देने थे वो दे, जिसे रोका गया था। अच्छा, इस अनशन का असर हुआ? हाँ, सरकार को झुकना पड़ा, भुगतान जारी किया गया, अलग अलग समुदायों के नेताओं ने शांति बहाली का वादा किया, तब गांधी जी ने अनशन तोड़ा। लेकिन इस फैसले ने कुछ कट्टरपंथी समूहों को बहुत नाराज कर दिया। और इसी के कुछ दिन बाद 30 जनवरी 1948, हाँ, उसी के कुछ दिन बाद 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे जब नाथूराम गॉडसे नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गॉडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी था। लेख के अनुसार वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के गांधी जी के फैसले से सख्त नाराज था। उसे और उसके एक सहयोगी नारायण आप्टे को बाद में फांसी दी गई। कहते हैं उनके आखिरी शब्द हे राम थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है, हालांकि इस पर कुछ अनिश्चितता भी बताई जाती है। ये उनके जीवन का एक बहुत ही दुखद अंत था। अच्छा, अब जरा उनके उन मूल सिद्धांतों पर बात करते हैं जिन्होंने उनके पूरे जीवन और उनके कामों को दिशा दी। सबसे पहले सत्य उनके लिए सबसे ऊपर था, ईश्वर का ही दूसरा रूप। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी रखा सत्य के प्रयोग। हाँ। वो मानते थे कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता आत्मनिरीक्षण से गुजरता है, अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने से। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो तय हो, बल्कि एक निरंतर खोज थी। और अहिंसा, ये तो उनके साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है। अहिंसा उनके लिए सत्य तक पहुंचने का साधन थी, और ये कोई कायरता या निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा नैतिक बल था। उनका मानना था कि अहिंसा के लिए शारीरिक बल से कहीं ज्यादा आत्मबल और साहस चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया था कि जहां कायरता और हिंसा में से एक को चुनना हो तो वो हिंसा को बेहतर मानेंगे, लेकिन अहिंसा इन दोनों से श्रेष्ठ है। उन्होंने शाकाहार, ब्रह्मचर्य और सादगी पर भी बहुत जोर दिया। जी, शाकाहार उनके लिए नैतिक कारणों से भी जरूरी था, स्वास्थ्य के लिए भी और आर्थिक कारणों से भी।
ब्रह्मचर्य जो उन्होंने 36 साल की उम्र में अपनाया, उसे वो आत्मनियंत्रण का और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाने का जरिया मानते थे। और सादगी? सादगी यानी अपरिग्रह, मतलब अपनी जरूरतें कम करना, शारीरिक मेहनत करना जैसे चरखा काटना, अपना शौचालय खुद साफ करना, और जो ये उपभोग वाली संस्कृति है उससे दूर रहना। वो मानते थे कि एक समाज सेवक को सादा जीवन ही जीना चाहिए। उनके धार्मिक विश्वास कैसे थे? वो हिंदू थे, पर बाकी धर्मों के लिए उनका नजरिया क्या था? उनकी जड़ें हिंदू धर्म में गहरी थीं, खासकर वैष्णव परंपरा और भगवद गीता में। लेकिन वो मानते थे कि सभी धर्मों का सार एक ही है, सत्य और प्रेम। वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बिल्कुल। लेकिन वो धर्मों में जो कुरीतियां थीं, जैसे हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, उसके सख्त आलोचक भी थे। हाँ, भी उनकी इस अवैज्ञानिक सोच की आलोचना की थी। अच्छा, ये भी एक पहलू है। गांधी जी एक बहुत बड़े लेखक और संपादक भी थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन जैसे अखबार निकाले। इनके जरिए वो लगातार अपने विचार जनता तक पहुंचाते रहे। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। और उनकी एक और किताब है हिंद स्वराज, जो 1909 में आई थी। उसमें उनके राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की नींव मिलती है। भारत सरकार ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्रकाशित किया है। 100 से ज्यादा खंड है उसमें। सोचिए कितना लिखा उन्होंने। जबरदस्त। उनकी विरासत और प्रभाव की बात करें तो वो तो खैर जग जाहिर है। हाँ, दुनिया भर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आंग सान सूकी, अनगिनत लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। आइंस्टाइन ने तो कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन करेंगी कि हार्ड मास का ऐसा कोई इंसान इस धरती पर चला था। सही। भारत में 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश होता है, गांधी जयंती, और संयुक्त राष्ट्र इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन उनके साथ विवाद और आलोचनाएं भी जुड़ी रहीं। जैसे स्रोत में हरमन केलेनबाग के साथ उनके संबंधों पर जो विवाद हुआ, उसका भी जिक्र है। हाँ, जोसेफ लेलीवेल्ट की किताब आई थी ग्रेट सोल। उसमें गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीकी दोस्त हरमन केलेनबाग के बीच बहुत घनिष्ठ संबंधों का जिक्र था, जिसे कुछ लोगों ने समलैंगिक अर्थों में ले लिया। इस पर काफी विवाद हुआ था। लेलीवेल्ट ने बाद में साफ किया कि उनका इरादा समलैंगिकता बताने का नहीं था, बल्कि 2 पुरुषों के बीच जो गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध था, उसे दिखाने का था। तो ये विवाद दिखाता है कि गांधी जी के जीवन के कई पहलू हैं जिन पर अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, बहस हो सकती है। लेख में उनकी कई आलोचनाओं को भी गिनाया गया है। उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है ताकि एक संतुलित तस्वीर बन सके। जो प्रमुख आलोचनाएं लेख में बताई गई हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, विभाजन को आखिर में स्वीकार कर लेना। दूसरा, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के हिंसक तरीकों की निंदा करना और उन पर ये आरोप लगना कि उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। हाँ, ये अक्सर कहा जाता है। फिर दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती दौर में अफ्रीकी लोगों के लिए वो काफिर जैसे नस्लीय शब्द का इस्तेमाल, विश्व युद्धों में ब्रिटिशों का समर्थन करना जो अहिंसा से मेल नहीं खाता, खिलाफत जैसे एक धार्मिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस ले लेना, सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनका जो रवैया था, आजादी के बाद नेहरू का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करना, पाकिस्तान को वो 55 करोड़ देने की जिद, और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उन पर यह आरोप कि वो जाति व्यवस्था को एक नरम रूप में बनाए रखना चाहते थे। तो ये काफी लंबी सूची है। हाँ, ये सूची दिखाती है कि गांधी जी एक जटिल शख्सियत थे। उनके कई फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और उठाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें सामने आती हैं हमारे लिए? मेरे ख्याल से यही कि गांधी जी का जीवन सत्य और अहिंसा के साथ एक बहुत लंबा, कभी न थकने वाला प्रयोग था। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें घड़ा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने एक ऐसी नैतिक दिशा दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिनमें महानता भी थी और मानवीय कमजोरियां भी थी। उनके विचार और उनके काम आज भी हमें प्रेरित करते हैं, बहस के लिए उकसाते हैं। ये स्रोत सामग्री गांधी जी के जीवन और विचारों की एक काफी विस्तृत रूपरेखा तो देती ही है, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की जो ये दुनिया है, इतनी भागदौड़ भरी, जटिल, अक्सर हिंसक, इसमें उनके सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा, सादगी, सर्वधर्म समभाव,
ये कितने व्यवहारिक हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम में, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर, इन सिद्धांतों को जीने का साहस है? गांधी जी ने खुद कहा था कि अहिंसा कायरों का नहीं, बहादुरों का हथियार है। क्या आज हम में वो नैतिक साहस है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद ये चर्चा हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है।